मेरे सामने दो इमॉर्टल पिल्स रखी हुई हैं। पहली है 9 टर्न लॉन्गेविटी पिल। इसे खाने से मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई कल्चरेशन टैलेंट नहीं होगा। इसकी भरपाई के लिए मुझे हर साल एक फ्री स्टेट पॉइंट मिलेगा, जिसे मैं अपनी मर्जी से किसी भी एट्रीब्यूट में ऐड कर सकता हूँ। दूसरी है 9 टर्न हेवन ब्रेकिंग पिल। इसे खाते ही मैं सुप्रीम एम्परर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ 100 साल की रह जाएगी। दोनों पिल्स को देखकर मैं मुस्कुराया। सिर्फ बच्चे चॉइसेस करते हैं, मैं पहली वाली लेता हूँ। पहला स्टैट पॉइंट मिलते ही मैंने बिना सोचे उसे स्ट्रेंथ में डाल दिया। इस अफरा तफरी और जंग से भरी दुनिया में ताकत ही जिंदा रहने की असली गारंटी थी। सिर्फ एक पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ने से ही मैं नंगे हाथों से पत्थर तोड़ने लगा। दूसरे साल मैंने फिर स्ट्रेंथ बढ़ाई। मेरा शरीर एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया जहां आम तलवार और बर्छी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसी वजह से मुझे टाउन कांस्टेबल की नौकरी मिल गई, लेकिन सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक सका। मेरी नौकरी के पहले ही साल ग्रेट सॉन्ग एम्पायर और बारबेरन ट्राइब्स के बीच जंग शुरू हो गई और पूरे देश में रिक्रूटमेंट होने लगी। मुझे लगा अब बैटलफील्ड जाना पड़ेगा, लेकिन अथॉरिटीज ने अलग फैसला लिया। उनके हिसाब से मेरी न बीवी थी न परिवार, इसलिए अगर फ्रंट लाइन पर भेजा गया तो मैं भाग भी सकता था। इसी अजीब वजह से मैं बैटलफील्ड भेजे जाने से बच गया। मेरे कैप्टन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जाने से पहले उसने अपनी 10 साल की बेटी जूजन को मेरी देख रेख में छोड़ दिया। चौथे साल तक मेरी स्ट्रेंथ 4 हो चुकी थी। अब मैं आम इंसानों के बीच बिल्कुल इनविंसिबल था। इसी दौरान कुछ बैंडिट्स ने टाउन पर हमला कर दिया। मैंने अकेले ही 20 से ज्यादा बैंडिट्स को मार गिराया और पूरे टाउन को बचा लिया। इस अचीवमेंट के बाद मुझे कांस्टेबल कैप्टन बना दिया गया। टाउन मेयर मुझसे बहुत खुश था। उसने सीधा कह दिया कि उसके रिटायर होने के बाद अगला मेयर शायद मैं ही बनूंगा। लेकिन एक बुरी खबर भी थी। जिन बैंडिट्स को मैंने मारा था उनमें से एक का नाम यांगली था। उसका बड़ा भाई यांग गैंग इमॉर्टल्स के कांटेक्ट में आकर कल्चरेशन सेक्ट ज्वाइन कर चुका था। हो सकता था कि वह बदला लेने आए। अच्छी बात यह थी कि उसने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू की थी। कम से कम 10 या 20 साल तक उसके लौटने की उम्मीद नहीं थी। मुझे कोई चिंता नहीं हुई। तब तक तो पता नहीं कौन किसको पीटेगा। 11वें साल तक मेरी स्ट्रेंथ 10 हो गई थी। मेरे एक कैजुअल पंच से हवा फटने की आवाज आती थी। तब मैंने सोचा कि अब स्ट्रेंथ काफी है, इस बार लक में पॉइंट डालता हूँ। रिजल्ट तुरंत दिखने लगा। रास्ते में पैसे मिलने लगे, बिना बेट के मछलियां पकड़ने लगा और हर जगह अजीब तरह की गुड लक मेरा साथ देने लगी। 2 साल बाद एक दुखद खबर आई। शू जेन के पिता बैटलफील्ड में शहीद हो गए। शू जेन बहुत रोई और काफी समय तक उदास रही। इसी बीच टाउन में कुछ इमॉर्टल्स आए जो खुद को फुयाओ सेक्ट का मेंबर बताते थे। उनका कहना था कि यहाँ किसी बहुत बड़े डेस्टिनी वाले व्यक्ति की प्रेजेंस महसूस हुई है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों का फ्यूचर लिमिटलेस होता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब फुयाओ एम्प्रेस पैदा हुई थी, जो बाद में सेक्ट की फाउंडर बनी। पहले मुझे लगा शायद उन्होंने मेरी हिडन टैलेंट डिस्कवर कर ली है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि असली चोजन वन शूजन थी। शूजन ने सेक्ट ज्वाइन करने से मना नहीं किया। सालों से मेरे साथ रहकर उसने नोटिस कर लिया था कि मैं बूढ़ा ही नहीं होता। उसकी ख्वाहिश थी कि कई सालों बाद भी वह मुझसे मिल सके। इसीलिए उसने होली मेडन बनने का फैसला किया और इमॉर्टल से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी साथ ले जाया जाए। सेक्ट पहले मान गया, लेकिन जब मेरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुई तो सब हैरान रह गए। मैं एक फेटलेस पर्सन निकला। ऐसे लोगों को बैड लक का सोर्स माना जाता था और सेक्ट के रूल्स के मुताबिक उन्हें रिक्रूट करना मना था, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। कॉम्पेंसेशन के रूप में उन्होंने मुझे चॉइस दी कि मैं कल्टीवेशन टेक्निक, पिल्स या ट्रेजर में से कुछ भी ले सकता हूँ। थोड़ा सोचकर मैंने पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक है जो लाइफ स्पैन जलाकर कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाती हो। इमॉर्टल्स हैरान हुए, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे टर्टल ब्रीदिंग आर्ट और 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स दे दिए। ये टेक्निक लाइफ स्पैन खर्च करके कल्चरेशन स्पीड बढ़ाती थी और नॉर्मली सिर्फ गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच सकती थी, लेकिन हर साल प्रैक्टिशनर की बॉडी नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती रहती थी। जब मैंने मैनुअल खोला तो उसमें लिखा था 300 साल में गोल्डन कोर, 3000 साल में ग्रेट कल्टीवेटर, 30,000 साल में सेंट, 3 लाख साल में इनविंसिबल। मैं जोर से हंस पड़ा। ये तो कमाल है। फिर मुझे समझ आया कि ये टेक्निक मेरे लिए परफेक्ट है। मैं इमॉर्टल था। लाइफ स्पैन मेरे लिए प्रैक्टिकली अनलिमिटेड थी। जहां दूसरे कल्टीवेटर्स को गोल्डन कोर तक पहुंचने में 300 साल लगते, मैं लाइफ स्पैन बर्न करके सिर्फ 100 साल में पहुंच सकता था। 10 साल और बीत गए। मेयर रिटायर हुआ और मैं वेक्सी टाउन का नया मेयर बन गया। कई दशक गुजर गए, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। लोगों को लगने लगा कि मैं हाफ इमॉर्टल हूँ। हर तरफ से लोग मेरे डिसिप्लिन बनने आने लगे, लेकिन मैं जानता था कि टर्टल ब्रीदिंग आर्ट आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए सबको मना कर दिया। अब मैं की रिफाइनमेंट 7th लेयर में पहुंच चुका था। मेरी स्ट्रेंथ 20 और लक 6 हो चुकी थी। अब मैं एक पत्ता तोड़कर फेंक दूं तो वह पहाड़ में 50 मीटर तक घुस सकता था। लक बढ़ने के साथ मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ने लगी। मैंने टर्टल ब्रीदिंग आर्ट को और गहरा समझा और उसे इवॉल्व करके ग्रेट टर्टल ब्रीदिंग आर्ट बना दिया। अब यह नासेंट सोल रेल्म तक कल्टीवेट की जा सकती थी। जैसे जैसे मेरी रेपुटेशन बढ़ी, वैसे वैसे और लोग मेरे पास आने लगे। किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया था और वह बदला लेना चाहता था। किसी की एंगेजमेंट टूट गई थी। कोई जीनियस था जो अपनी पावर खो चुका था और फैमिली से निकाला जा चुका था। हर किसी की कहानी दुख से भरी थी, लेकिन मैं सबको मना करता रहा। अजीब बात यह थी कि बहुत से लोग वेशी टाउन में ही रहने लगे। उन्हें लगता था कि अभी उनकी सिंसियरिटी कम है और एक दिन मैं जरूर मान जाऊंगा। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। वैसे भी उनकी वजह से टाउन और डेवलप हो रहा था। लेकिन एक दिन मुसीबत आ ही गई। कुछ लोगों को शक हुआ कि मेरी रेपुटेशन बस अफवाह है। सालों से किसी ने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा था। मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए उन्होंने 2 राइवल गैंग्स को मेरे एरिया में लड़ाई करने भेज दिया। मैं सामने आया और दोनों साइड्स को ऑर्डर दिया
कि आसपास की शॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन दो। बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों गैंग्स ने कहा कि पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वह यहीं और अभी डिसाइड करेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये जंगहू नहीं है और न ही ये कोई जगह है जहां लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए खुलेआम लड़ाई कर सकें। यहाँ लोगों को लड़ना और एक दूसरे का खून बहाना नहीं चाहिए था, लेकिन उस आदमी ने जिद पकड़ ली कि जहाँ लोग होते हैं वहीं जांगो भी होता है। वह इसी वक्त इस मामले का फैसला करना चाहता था। मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मैंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे साउथ माउंटेन का ओल्ड यू है, वह हाई सोड मास्टर है या पिंगहू लंग सुनबुसी। दोपहर से पहले नुकसान का पैसा चुका दो और फिर इस टाउन से निकल जाओ। ये सुनकर सामने खड़ा लीडर कहने ही वाला था कि मैं बहुत ज्यादा तानाशाही कर रहा हूँ। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैंने एक चाय का कप उठाया, उंगली को पानी में डुबोया और एक बूंद को जोर से उछाल दिया। सिर्फ एक पानी की बूंद ने उस आदमी को कई दर्जन मीटर दूर उड़ा दिया। ये सीन देखते ही बाकी सब लोग डर के मारे भाग गए। सिर्फ एक आदमी वहीं खड़ा रहा। उसने मान लिया कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड वही था और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने बताया कि वह ग्रेट सॉन्ग कॉन्स्टेबलरी का आदमी है और मुझे सिक्लूजन से बाहर निकालकर ग्रेट सॉन्ग एम्पायर को बचाने के लिए बुलाने आया है, जो इस समय विदेशी जातियों के खिलाफ युद्ध में लगातार हार रहा था। मैं हैरान हो गया। ग्रेट सॉन्ग में सिर्फ मैं ही कल्टीवेटर नहीं हूँ, फिर तुम लोग मुझे ही क्यों ढूंढने आए हो? उस आदमी ने सच सच जवाब दिया कि एक और इमॉर्टल जरूर है, लेकिन वह इतने लंबे समय से क्लोज डोर कल्चरेशन में है कि दुनिया के सामने आना ही छोड़ चुका है। इस वक्त सिर्फ आप ही बचे हैं। मुझे काफी हैरानी हुई। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैंने अपनी आंखों से एक इमॉर्टल को आसमान से एक ही पाम स्ट्राइक मारकर पूरा शहर मिटाते हुए देखा था। इसी वजह से मैंने फैसला किया था कि चुपचाप छुपकर कल्टीवेशन करूंगा। फिर अचानक कैसे कोई और कल्टीवेटर ही नहीं बचा। वह आदमी भी हैरान था कि मैं अपर रेल्म और लोअर रेल्म के बारे में नहीं जानता। उसने समझाया कि मॉर्टल्स की दुनिया लोअर रेल्म है, जबकि इमॉर्टल्स अपर रेल्म में रहते हैं। जो भी इमॉर्टल लोअर रेल्म में आता है उसे बहुत भयानक सप्रेशन का सामना करना पड़ता है और कई बार उसे कल्टीवेशन दोबारा शुरू करनी पड़ती है। इसी वजह से बहुत कम इमॉर्टल्स नीचे आना पसंद करते हैं। अब मुझे सब समझ आ गया और साथ ही मैं खुश भी हो गया। लगता था कि इस दुनिया में वाकई बहुत कम ताकतवर लोग बचे हैं। बस मुझे कुछ और दसों हजार साल तक छुपकर कल्टीवेशन करने दो, फिर मैं इनविंसिबल बनकर बाहर निकलूंगा। जहां तक ग्रेट सॉन्ग एम्पायर को बचाने की बात थी, मैंने सीधा सिर हिला दिया। युद्ध में बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है। छुपकर कल्टीवेशन करना कहीं ज्यादा सुरक्षित था। अगले ही पल मैं उस आदमी की आंखों के सामने से गायब हो गया। कुछ दिन बाद वेइशी टाउन में एक और अजीब घटना हुई। एक लाश मिली जो पूरी तरह से सूख चुकी थी, जैसे उसकी सारी जीवन शक्ति निकाल ली गई हो। ऐसी ही घटना कई दशक पहले भी हुई थी। मुझे याद था कि तब मू चेयंग नाम के एक दाओइस्ट प्रीस्ट ने इस मामले को सुलझाया था। मैंने पूछा, दाओइस्ट मू कहाँ है? गांव वालों ने कहा कि वह रास्ते में है। मेरे पास स्पिरिचुअल आईज नहीं थी, इसलिए मैं मौत का असली कारण नहीं जान सकता था। मैं बस उनका इंतजार कर सकता था। 2 घंटे बीत गए। दाओइस्ट मू अभी तक नहीं पहुंचे। 2 घंटे और बीत गए। तब एक आदमी दौड़ता हुआ आया और घबराहट में बोला, दाओइस्ट मू आ गए। अगर उनकी लाश को आना माना जाए तो। जिन लोगों ने उनकी लाश पाई थी उन्हें उनके शरीर पर एक चमड़े का पार्चमेंट मिला। मैंने उसे खोला और उसमें पिछले 20 सालों की इन्वेस्टिगेशन लिखी हुई पाई। नोट्स के मुताबिक इन सब घटनाओं का संबंध वेक्सी टाउन के आसपास के पहाड़ों में छुपे एक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट से था। वह सांप पहाड़ के अंदर सोता था और समय समय पर इंसानों की जीवन शक्ति चूसकर खुद को पोषण देता था। जो अजीब लाशें मिलती थीं, वह सिर्फ इसका साइड इफेक्ट था। दुर्भाग्य से जब डाओइस्ट मू एक बार फिर जांच करने गए तब उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई और उनकी जान चली गई। सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे मुंह से अचानक निकला, क्या तुम में से कोई युगोंग की कहानी जानता है? गांव वालों ने सिर हिला दिया। युगोंग कौन है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं। उसी रात मैं गहरे पहाड़ों में चला गया। दाओइस्ट मू के रिकॉर्ड्स का पीछा करते हुए मैं एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचा जो एक विशाल सांप की पूंछ जैसा दिखता था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी 25 पॉइंट्स वाली स्ट्रेंथ से एक मुक्का मारा। पूरा पहाड़ फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। टूटे हुए पत्थरों के बीच एक कई दर्जन मीटर लंबा विशाल सांप पड़ा था जो मुश्किल से जिंदा था। ये देखते ही सांप गुस्से से पागल हो गया। मुझे बस और 100 लोगों की जरूरत थी और मैं फ्लड ड्रैगन बन जाता। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम हेवनली पनिशमेंट से नहीं डरते? मैं हंस पड़ा। मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं। और फिर मैंने एक और मुक्का मारा। स्नेक डीमन वहीं मर गया। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत मेरी लक एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो गई। सांप के शरीर से मुझे फ्लड ड्रैगन ची की एक धार मिली जिसे दूर से दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। पहाड़ तोड़ देने वाले उस मुक्के के बाद मैंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। शायद मेरी स्ट्रेंथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 8वें या 9वें स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब लोगों ने देखा कि एक पूरा पहाड़ रातों रात ढह गया है तो उन्होंने तुरंत मुझ पर शक किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मुझे एक नया टाइटल दे दिया, हाफ इनविंसिबल वन। हाफ इनविंसिबल इसलिए क्योंकि दुनिया में अभी भी कुछ इमॉर्टल्स मौजूद थे जिनसे मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। इसीलिए कोई नहीं जानता था कि असल में कौन ज्यादा ताकतवर है। इस घटना के बाद वेइशी टाउन में और भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स आने लगे। आखिरकार टाउन इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे लिटिल जांगहू कहने लगे। लेकिन मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं था। मैं पहले ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुका था। मेरी सिक्लूजन के दौरान बहुत कुछ हुआ।
लिटिल जांगहू धीरे धीरे एक असली जांगहू में बदल गया और वहाँ 4 बड़े सेक्ट्स स्थापित हो गए। उधर ग्रेट सॉन्ग एम्पायर का पुराना एम्परर मर गया। एक जवान एम्परर सिंहासन पर बैठा। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक हलचल की वजह से देश कमजोर पड़ गया। बारबेरियन सेनाओं ने सीधा ग्रेट सॉन्ग की पहली डिफेंस लाइन तोड़ दी। एम्पायर को पीछे हटकर दूसरी डिफेंस लाइन पर आना पड़ा। इसी साल एक और इमॉर्टल दुनिया के सामने प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि यांग गैंग था, जो 30 साल पहले इमॉर्टल सेक्ट में शामिल हुआ था। खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। यांग गैंग कल्टीवेशन से बाहर आ गया है और सीधा लिटिल जांगहू की तरफ आ रहा है। चारों बड़े सेक्ट्स को तुरंत इमरजेंसी रिपोर्ट्स मिल गई। उसने 30 साल कल्टीवेशन की है, बाहर आते ही लिटिल जांगहू क्यों आ रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन मामला बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। उसके सामने बोलते वक्त ध्यान रखना, अपना रवैया विनम्र रखना। अब वह इमॉर्टल आर्ट्स कल्टीवेट करता है, पहले जैसा आदमी नहीं रहा। तब किसी ने पूछा, क्या हमें लिटिल जांगहू वाले उस व्यक्ति को सूचित करना चाहिए? एक सेक्ट लीडर ने सिर हिला दिया। वह बहुत लंबे समय से सिक्लूजन में है, हो सकता है कल्टीवेशन के किसी बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। अगर हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो उसका ब्रेक थ्रू फेल हो सकता है। सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि यांग गैंग का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। तीसरे दिन यांग गैंग लिटिल जांगहू के फेरी पोर्ट पर पहुंचा। बिना एक शब्द कहे उसने तलवार घुमा दी और पूरे फेरी कॉरिडोर को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर वह पानी के ऊपर खड़ा हो गया और ठंडी आवाज में बोला, जाओ और उस सो कॉल्ड हाफ इनविंसिबल वन को तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। ये खबर सुनते ही चारों सेक्ट्स के लीडर्स दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत सम्मान से कहा, इमॉर्टल, आपका आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। हम आपका स्वागत करने में असफल रहे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया हमें आपके सम्मान में एक बैंकेट रखने दीजिए। हमारे साथ लिटिल जांगहू चलिए। यांग गैंग ठंडी हंसी हंसा। वह लोटस प्लेटफॉर्म से उतरकर किनारे पर आया और सिर हिलाकर बोला, ये लिटिल जांगहू नहीं है, ये वेक्सी टाउन है। सेक्ट लीडर एक पल के लिए जम गया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर कहा, इमॉर्टल यांग,